प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं भारतीय संविधान के तहत एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को लेकर के, और वो ये है कि भारतीय संविधान भारत में संसदीय सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है या न्यायिक सर्वोच्चता को सुनिश्चित करता है अथवा दोनों का सम्मिश्रण है। इस पर एक गंभीर विचार विमर्श है ये। आइए देखिए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने दुनिया के लगभग 60 संविधानों का माइन्यूटली ऑब्जर्व किया था और ऑब्जर्व करने के बाद भारतीय परिस्थितियों को देखा और उसमें से भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो सर्वोत्तम हो सकता था उसको मॉडिफिकेशन के साथ यानी संशोधन के साथ स्वीकार किया है। अब यहां पर दो बातें आती हैं कि व्यवस्था में एक है संसदीय सर्वोच्चता और दूसरी है न्यायिक सर्वोच्चता। अगर इन दोनों बातों को हम देखें तो एक ओर है ब्रिटेन और दूसरी ओर है आपका अमेरिका। तो अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में आपके संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। इसकी अपनी वजह है वहां, क्योंकि ब्रिटेन में राजतंत्र के विरुद्ध संघर्ष करते हुए लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाया गया, अर्थात ब्रिटेन में सत्ता का हस्तांतरण राजतंत्र से लोकतंत्र की ओर हुआ है। तो वहां पर संसद का जो इतिहास है, अगर उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आप जाएंगे तो वो नागरिकों के स्वतंत्रताओं की बहाली की संघर्ष का इतिहास हमें देखने के लिए मिलता है। इसलिए ब्रिटेन में संसद के प्रति बड़ा ही सकारात्मक दृष्टिकोण है और संसद की वहां पर सर्वोच्चता है। संसद की सर्वोच्चता का मतलब आप यह समझिए कि अगर संसद ने कानून बना दिया, और ध्यान दीजिएगा संसद को यह अधिकार है वहां कि जो वहां का संविधान है, जो संविधान है उसमें भी अगर संशोधन करना है तो मात्र साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संविधान में संशोधन हो जाता है। और एक उल्लेखनीय बात यह है कि संसद द्वारा चाहे संविधान में संशोधन किया गया हो या उसने साधारण विधि बनाई हो, यानी दोनों का तरीका साधारण बहुमति है, उस विधि को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी उसकी संवैधानिकता की जांच नहीं हो सकती। इसीलिए यह कहा जाता है कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, और यह भी कहा जाता है कि संसद, ब्रिटेन की संसद यानी पुरुष को महिला नहीं बना सकती और महिला को पुरुष नहीं बना सकती, इसे छोड़ करके वो सब कुछ कर सकती है। संसद की सर्वोच्चता यह है कि यह भी कहा जाता है कि अगर संसद ये प्रस्ताव पारित कर दे कि वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है सम्राट, कि उसे आत्महत्या करनी होगी और वो निर्णय उनके अनुमोदन के लिए जाएगा, तो वो अस्वीकार नहीं कर सकते, यानी उसे स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह से बातें की जाती हैं ब्रिटेन की संसद के बारे में। तो वहां पर संसद सर्वोच्च है। अब ध्यान से आप समझिएगा ऐसा क्यों है, यह आपको क्लियर हो गया कि राजतंत्र से लोकतांत्रिक संस्था में वहां पर सत्ता का हस्तांतरण हुआ है और इसका इतिहास बड़ा लंबा है वहां। अब आइए दूसरी ओर आपका अमेरिका। अमेरिका में अगर हम देखें तो यहां पर न्यायिक सर्वोच्चता देखने के लिए मिलती है। अब जरा देखिए न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब क्या है। अब जरा अमेरिका में आ जाइए। अमेरिकी लोगों का जो अनुभव था संसद के प्रति वो बड़ा ही पीड़ादायक था। भाई ब्रिटेन के लोगों का अनुभव तो क्या था, सकारात्मक था, बड़ा ही बेहतरीन अनुभव था। लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो भाई ये तो ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था, और उस दौर में जो आपके कानून बने थे
उन कानूनों ने वहां के लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन किया था। तो जब अमेरिकी लोग अपना संविधान बना रहे थे तो उनके दिमाग में एक बात आई थी कि भाई लोकतंत्र का मतलब, यानी जैसे ब्रिटेन में आप देख रहे हैं कि वहां पर जो संसदीय सर्वोच्चता है, तो इससे बहुमतवाद को बढ़ावा मिलेगा और बहुमतवाद बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। यह तो निरंकुशता की स्थिति हो सकती है, तो इसको रोकना होगा। यानी अमेरिकी लोगों ने लोकतंत्र में, किसमें? लोकतंत्र में जो बहुमतवाद है, बहुमतवाद, इसको रोकने पर संपूर्ण बल दिया है। ध्यान दीजिएगा, यानी यहां के लोकतंत्र में आप देख रहे हैं कि संसद सर्वोच्च हो गई, तो इसका मतलब बहुमतवाद हो गया। जो बहुमत कहेगा वही कानून होगा और उसको न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, उसका न्यायिक पुनरीक्षण नहीं हो सकता। तो ठीक है भाई, ब्रिटेन के हालात इस तरह के हैं, उसकी परिस्थितियां इस तरह की हैं, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस तरह की है, वहां का जो नागरिक हैं उनका चेतना विकास और अधिकार बोध इस लेवल का है कि उसके लिए यह सिस्टम क्या हो चुका है? अनुकूलित हो चुका है। लेकिन अगर इसी सिस्टम को अमेरिका में जब देखा कि भाई अगर हम इस सिस्टम को इस तरह से अडॉप्ट करते हैं तो हमारे लिए तो मुसीबत बन जाएगी। भाई हो सकता है कि वहां पर जो अश्वेत लोग हैं उनका बहुमत हो जाए तो श्वेत लोगों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी, और श्वेत लोगों का बहुमत हो तो अश्वेतों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी, यानी रंगभेद की समस्या पैदा हो सकती है। यानी जिसका बहुमत होगा वो अल्पमत को कुचल सकता है, उसके स्वतंत्रताओं को कुचल सकता है। तो इन्होंने, इनके संविधान निर्माताओं ने यह निर्णय लिया कि हमारे लिए स्वतंत्रता प्राथमिकता है, यानी लोगों की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता सुरक्षित होनी चाहिए। और जब बहुमत की निरंकुशता होगी तो ऐसी स्थिति में यह स्वतंत्रता क्या हो सकती है? यह स्वतंत्रता का अतिक्रमण हो सकता है। इसलिए ध्यान से समझिएगा कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने लोकतंत्र शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, यानी इससे वो बचे हैं। उन्होंने इसकी जगह पर गणतंत्र शब्द का अधिक प्रयोग किया है, व्यापक प्रयोग किया है उन्होंने, और उसकी अपनी एक वजह है। ध्यान से आप समझिएगा, उन्होंने क्या कहा कि भाई स्वतंत्रता हमारे लिए प्राथमिकता है, और स्वतंत्रता प्राथमिकता होगी तो हम किसी एक संस्था को पावरफुल नहीं बना सकते। जैसे यहां पर संसद सर्वोच्च है, वैसे हम अपने यहां पर इस तरह की सर्वोच्चता नहीं दे सकते। तो उन्होंने क्या किया कि शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को, किसको? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया, और इसके साथ ही उन्होंने संतुलन का नियम दे दिया। क्या दे दिया? संतुलन का नियम दे दिया। अब शक्ति पृथक्करण में यानी आपने शक्ति का बंटवारा कर दिया और उसमें एक संतुलन की स्थिति पैदा कर दी। यानी अभी आप देखेंगे वहां कि जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका जनप्रतिनिधि सदन है, और बहुमत के, अगर वहां पर बहुमत बाधा आ जाता है तो उसके निर्णय को सीनेट क्या कर सकती है? रिजेक्ट कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति पर आप देखेंगे कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली अगर विधायिका है तो वो ब्रिटेन की संसद है, और दूसरा पक्ष यह है कि अगर दुनिया में द्वितीय सदन अगर सर्वोच्च शक्तिशाली है तो वो किसका है? आपका अमेरिका का सीनेट है। तो अमेरिका का सीनेट यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के किसी भी फैसले को अस्वीकार कर सकता है। लेकिन अगर ये दोनों सदन मिल जाएं और दोनों सदन मिलकर के कोई ऐसी विधि बना दें जो स्वतंत्रता के लिए परेशानी पैदा करे, तो अब क्या होगा? तो फिर उस विधि का न्यायिक पुनरीक्षण करने का अधिकार किसको है? वहां की न्यायपालिका को है। और ध्यान दीजिएगा, वहां की न्यायपालिका को इतना बड़ा अधिकार है कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आधार पर उसका न्यायिक पुनरीक्षण करती है। यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब यह हुआ कि केवल वो यही नहीं देखती है कि आपके क्षेत्राधिकार में वो विधि बनाना था या नहीं, बल्कि वो ये देखती है कि आपने जो कानून बनाया है वो अच्छा है या बुरा है। यानी किसी कानून के अच्छे होने या बुरे होने का निर्णय किसके हाथ में होना चाहिए? विधायिका के हाथ में होना चाहिए। लेकिन अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने यानी विधायिका के इस अधिकार
विधायिका को यह अधिकार है, लेकिन इसके साथ साथ इस अधिकार को किसको और दे दिया है, न्यायपालिका को भी दे दिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत, कि कोई कानून अच्छा है या बुरा है। अगर मान लीजिए आपका कानून बुरा है तो उसे वो रद्द कर देगा, और अगर अच्छा कानून है और आपके क्षेत्राधिकार में नहीं है तो बोल देगा कि भाई ये किसके, न्यायिक निर्णय के माध्यम से। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, एक अलग चैम्बर कहा जाता है विधि निर्माण का, आलोचना स्वरूप यह भी कहा जाता है। तो एक ये है, यानी कि वहां की कांग्रेस द्वारा जो कानून बनाया जाएगा वो संविधान सम्मत होना चाहिए, और ध्यान दीजिएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत वहां का न्यायालय उसका न्यायिक पुनरीक्षण भी करता है। तो इस प्रकार वहां पर क्या हो गई, न्यायिक सर्वोच्चता हो गई। ध्यान दीजिएगा यहां स्वतंत्रताओं को इतना महत्व है कि अगर मूलाधिकारों को निलंबित भी करना हो तो न तो विधायिका को अधिकार है और न ही कार्यपालिका को अधिकार है, और इमरजेंसी जैसी अगर कोई सिचुएशन पैदा हो गई है और अगर उन्हें निलंबित करना है तो वो कहां जाना होगा आपको, न्यायपालिका के पास। तो यह स्थिति है न्यायिक सर्वोच्चता की। अब आइए जरा भारत में, भारतीय संविधान निर्माताओं ने देखा कि भाई संसदीय सर्वोच्चता के अपने फायदे हैं और अपने इसके नुकसान हैं, तो न्यायिक सर्वोच्चता के भी अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। संविधान निर्माताओं ने, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अगर लोग हमसे यह कह रहे हैं कि हमने दुनिया के संविधान से उधार लेकर के संविधान बनाया है, तो हमें इस बात में कोई आपत्ति नहीं है, इसको हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। हमने लगभग 60 देशों के संविधान को माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है और उसको छान करके इस भारतीय संविधान का निर्माण किया है भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, किसी का पेटेंट नहीं है। तो यह बात उन्होंने संविधान सभा में औपचारिक तौर पर स्वीकार की थी। तो अब आइए, भारतीय संविधान निर्माताओं ने यहां पर क्या किया है, मध्यम मार्ग अपनाया है, यानी भारत में मध्यम मार्ग है। और यह मध्यम मार्ग क्या है, मध्यम मार्ग यह है कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता, अब ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि संसदीय सर्वोच्चता का क्या मतलब है, न्यायिक सर्वोच्चता का क्या मतलब है, ये तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए, संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक सम्मिश्रण तैयार किया है। यानी भारतीय संविधान न तो संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार करता है पूर्णतः, और न ही पूर्णतः न्यायिक सर्वोच्चता को स्वीकार करता है, बल्कि इसका एक सम्मिश्रण तैयार करता है। यानी एक पर्टिकुलर संदर्भ बताएगा, एक संदर्भ विशेष में आपको बात करनी होगी कि वो कौन सा संदर्भ है जहां संसद सर्वोच्च दिखेगी और वो कौन सा संदर्भ है जहां आपकी न्यायिक सर्वोच्चता दिखाई देगी। यानी ये दोनों का ही सह अस्तित्व है और इनके बीच बड़ा सुंदर समन्वय निर्धारित किया गया है संविधान निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान में। अब वो कैसे है, अब जरा समझिए ये सम्मिश्रण कैसे है। देखिए, एक और ध्यान से समझना, अनुच्छेद 13 की धारा 2 कहती है कि ऐसी कोई विधि नहीं बनाई जा सकती जो मूलाधिकारों को न्यून करे, और अगर ऐसी कोई विधि बना दी जाती है जो मूलाधिकारों से असंगत है तो असंगत होने की सीमा तक वो विधि शून्य मानी जाएगी। ठीक, अच्छा, इसको कौन चेक करेगा भाई कि अगर संसद ने ऐसी कोई विधि बना दी है जो मूलाधिकारों से असंगत है तो अब इसका निर्णय कौन करेगा। तो इसका निर्णय करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत किसको दे दिया, सर्वोच्च न्यायालय को। किसको, सर्वोच्च न्यायालय को। ध्यान से समझना, यानी अगर आपका कोई कानून है, आपने बना दिया है, तो कोई भी नागरिक भी जा सकता है न्यायालय में, या दूसरा कोई भी जो पीड़ित पक्ष है वो भी जा सकता है और यह कहेगा कि भाई ये मूलाधिकारों से क्या है, असंगत है। तो न्यायालय उसका क्या करेगा, पुनरावलोकन करेगा, और अगर वो मूलाधिकारों से असंगत है तो उसे विधि शून्य घोषित कर देगा, उसे रद्द घोषित कर देगा। तो यह बात क्या हुई आपकी,
यह बात हो गई आपकी न्यायिक सर्वोच्चता की। किसकी? न्यायिक सर्वोच्चता की। पहली। अब आइए जरा दूसरा संदर्भ, ये तो मूलाधिकारों से रिलेटेड हो गया। अब दूसरे संदर्भ में आइए कि अनुच्छेद 254 कहता है कि समवर्ती सूची पर दोनों को ही कानून यानी 254 क्या कहता है कि समवर्ती सूची पर केंद्र का भी कानून है और राज्य का भी कानून है, और यदि राज्य का कानून केंद्र के कानून से असंगत है तो राज्य का कानून केंद्र के कानून से असंगत होने की सीमा तक शून्य माना जाएगा। अब ये कौन डिसाइड करेगा भाई इसे कि राज्य का कानून केंद्र के कानून से असंगत है? तो इसको भी कौन? सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा, और सर्वोच्च न्यायालय यह तय करेगा कि अगर वो असंगत है तो उसे विधि शून्य घोषित कर दिया जाएगा। अब यह बात कहां डिसाइड होगी? अनुच्छेद 131। क्या हो गया? अनुच्छेद 131, यानी वहां पर जाकर के यह केस आएगा, क्योंकि यह तथ्यात्मक हो गया कि भाई अधिकार का क्या हुआ है, यानी क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण हुआ है। इसी तरह से केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, और अगर मान लीजिए केंद्र राज्य के मामले में अगर क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करता है या राज्य का अतिक्रमण हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि इन सब का फैसला अनुच्छेद 131 के तहत कहां होगा? आपके सर्वोच्च न्यायालय में होगा। तो कौन हो गया आपका? यानी नटसेल में हम ये कहें कि न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के माध्यम से, किसके माध्यम से? न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के माध्यम से न्यायिक सर्वोच्चता है, यानी जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के तहत क्या होता है कि आपके संसद द्वारा जो भी निर्णय लिया गया है, जो भी विधि बनाई गई है, अब अन्य की हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसका दायरा तो बहुत व्यापक है, लेकिन यहां संसदीय और न्यायिक सर्वोच्चता की बात हो रही है, तो केवल संसद की बात कर रहे हैं हम कि संसद ने अगर कोई विधि बनाई है तो वो विधि संविधान सम्मत होनी चाहिए। अगर वो विधि संविधान सम्मत नहीं है तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के तहत सर्वोच्च न्यायालय उसे क्या कर देगा? रद्द घोषित कर देगा, विधि शून्य घोषित कर देगा। ये तो हुआ क्या? आपके न्यायिक सर्वोच्चता का पहलू। अब आइए संसदीय सर्वोच्चता। संसदीय सर्वोच्चता का तत्व कैसे है? संसदीय सर्वोच्चता का तत्व आता है कि अनुच्छेद 368 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। ठीक? अब ध्यान से आप समझिएगा। अब और न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है, तो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति के माध्यम से क्या हो गया? न्यायिक सर्वोच्चता हो गई, और संविधान में संशोधन करने की शक्ति के माध्यम से संसदीय सर्वोच्चता हो गई। अब जरा ये न्यायिक सर्वोच्चता आपको समझ में आ गई। अब जरा संसदीय सर्वोच्चता को समझिए कि अगर मान लीजिए पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाना है, ठीक? अब उसमें ये 5 पॉइंट हैं मान लीजिए, ठीक है, और इसके 2 पॉइंट ऐसे हैं जो संविधान के किसी प्रावधान से क्या हैं? असंगत हो सकते हैं। तो संसद को यह पता है कि अगर ये कानून लेकर के आती है संसद, तो संसद को यह स्पष्ट पता है कि भाई इसके 2 जो प्रोविजन हैं वो संविधान के इस अनुच्छेद का क्या है? असंगत है। तो यह सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला, और सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द घोषित कर देगा। तो कानून बनाने का फायदा क्या हुआ? अब पार्लियामेंट को लगता है कि नहीं, ये कानून चाहिए ही हमें, चूंकि भाई लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, तो विधि निर्माण की शक्ति किसको है? विधायिका को है, जनप्रतिनिधियों को है। भाई वो डिसाइड करेंगे कि समाज के लिए कौन सा कानून अच्छा है और कौन सा कानून बुरा है, किस समय, यानी अच्छे बुरे का फैसला कौन करेगी? विधायिका करेगी, ये उसका क्षेत्राधिकार है। तो अब जरूरत है इसकी, लेकिन संविधान का कोई प्रावधान उसके मार्ग में क्या आ रहा है? बाधक बन रहा है। तो स्वयं संविधान ने यह अनुमति दी है कि अनुच्छेद 368 के तहत आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो अब पार्लियामेंट क्या करेगी कि इस कानून को अभी नहीं लाएगी। अब वो क्या करेगी? सबसे पहले जिससे विरोध हो सकता है उस कानून में, उस संविधान के उस प्रावधान में क्या करेगी? संशोधन।
और यह संशोधन किसके माध्यम से करेगी? अनुच्छेद 368 के तहत, और संशोधन करके इस प्रावधान को बदल देगी। और जब इस प्रावधान को बदल दिया और अब वो ये कानून लेकर के आ रही है, तो ध्यान से आप समझिएगा कि अब इस कानून को अगर न्यायालय में चुनौती दी जाए तो अब तो यह संविधान से असंगत नहीं रहा, क्योंकि जिस प्रावधान की वजह से असंगत हो सकता था उस प्रावधान को संगत बना दिया गया। प्रावधान को ही संगत बना दिया आपने, तो असंगतता का मुद्दा ही नहीं उठेगा। तो अब इस प्रकार क्या हो गया? संसद सर्वोच्च हो गई यहां, यानी संविधान में संशोधन करके संशोधन की शक्ति के माध्यम से संसद को सर्वोच्चता प्राप्त हो जाती है। तो ये दो स्थिति हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अब संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी, और अगर कोई ऐसा प्रावधान है जो संघीय प्रावधान से संबंधित है तो उसमें आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की भी जरूरत पड़ेगी। तो यह टफ होता है। जाहिर सी बात है कि अगर टफ है और फिर भी संसद इसे कर सकती है तो इसका मतलब यह जनता की मांग है। भाई 2/3 बहुमत की बात हो रही है, विशेष बहुमत की बात हो रही है, उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 होना चाहिए और सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। अगर उससे यह फैसला हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो स्वयं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि भाई अगर इस संविधान हमने अच्छा बनाया है, लेकिन अगर आपको आपत्ति है किसी प्रावधान को लेकर के या किसी व्यवस्था को लेकर के, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2/3 बहुमत प्राप्त करना है, अनुच्छेद 368 के तहत बदल दीजिए, और यह अधिकार होना भी चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। तो यहां विशेष बहुमत की बात हो गई, तो इस आधार पर क्या हो गई? संसदीय सर्वोच्चता हो गई। तो हमारे यहां पर संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का क्या है? सम्मिश्रण है, सिंथेसिस है। यह पॉइंट क्लियर हो गया। अब जरा इसका उदाहरण समझिए। जैसे आप देखेंगे कि 1990 के दशक में सरकार ने क्या किया था कि आपके आर्थिक आधार पर आरक्षण दे दिया था। इंदिरा साहनी वाला केस सुना है आपने खूब अच्छी तरह से, इस पर डिबेट होगी, हम भी उस पर वीडियो लेकर के आएंगे तो चर्चा करेंगे उस संदर्भ में। आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा साहनी वाले केस में क्या हुआ था? उस प्रावधान को रद्द कर दिया था। क्यों रद्द किया था? क्योंकि स्पष्ट यह बोला गया था कि भाई संविधान में जो आपको विभेद करने के अधिकार है वो सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर है, या आप SC/ST के आधार पर है, या महिलाओं के आधार पर है। लेकिन संविधान में आर्थिक पिछड़ेपन के लिए जब प्रोविजन ही नहीं है, उसमें आधार ही नहीं है, तो इस आधार पर आप आरक्षण कैसे दे सकते हैं? तो उसको रद्द कर दिया। अब आइए, अभी हाल ही में राइट नाउ अभी जो वर्तमान जो सरकार है इसने क्या किया? सबसे पहले संविधान में संशोधन किया, और संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में धारा 5 जोड़ करके क्या प्रावधान कर दिया कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए राज्य उनकी उन्नति के लिए कदम उठाता है तो वो अनुच्छेद 16 की धारा 1 और 2 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यानी आर्थिक आधार को इंसर्ट कर दिया संशोधन के माध्यम से, और फिर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को 10% आरक्षण दिया। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग मीडिया में और इधर उधर तमाम न्यूज़पेपरों में आपने पढ़ा होगा उस समय राइट नाउ, और जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय सुन रहे हैं राइट नाउ, जब ऑफलाइन क्लास में मुझसे भी इस तरह के प्रश्न किए थे कि सर ये तो इंदिरा साहनी वाले केस में ऐसा हुआ था तो यहां भी रद्द हो गया, और मैंने उस समय यह कहा था कि यह रद्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि संसद ने अपनी आर्टिकल 368 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करके आधार को ही इंसर्ट कर दिया है। जब संविधान में आधार आ गया तो अब उस आधार पर न्यायालय उसको विधि शून्य क्यों घोषित करेगा? हां, अब वो ये देख सकता है कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को आधार माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है। अब जरा आप कोई भी साउंड माइंड का जो व्यक्ति होगा, क्या वो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार को गलत मानेगा? आप जरा बताइए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी याचिकाएं लगी वो सब क्या हो गई? डाक के 3 पात कुछ नहीं। और ये बात मैंने उस समय भी क्लास में बताई थी। तो मैं आशा करता हूं कि संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच की यह विषय वस्तु आपको समझ में आई होगी। एक बार नटसेल में और बता देता हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब है कि जुडिशियल, ध्यान से आप समझिएगा, जुडिशियल रिव्यू की पावर के माध्यम से संसद की विधियों की संवैधानिकता की जांच करना, और इवन यदि वो संविधान सम्मत नहीं है तो उसे विधि शून्य घोषित कर देना। यह क्या हो गई? आपकी न्यायिक सर्वोच्चता हो गई। अब संसदीय सर्वोच्चता क्या है कि यानी न्यायपालिका संविधान के जिस प्रोविजन को आधार बना करके जुडिशियल रिव्यू करेगी, 368 की शक्ति का प्रयोग करके
वो क्या कर सकती है, उस आधार को ही बदल सकती है और आधार को बदल करके विधि निर्माण कर सकती है। तो ये क्या हो गई आपकी संसदीय सर्वोच्चता। तो दोनों का सम्मिश्रण हो गया। अब जरा आइए, इस पर काफी विवाद भी हुआ और विवाद होते होते अब एक मोड़ निकल करके आया। और वो मोड़ क्या है? वो मोड़ है आपका केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक डॉक्ट्राइन डेवलप किया। और वो डॉक्ट्राइन क्या है? उन्होंने ये कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती, ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो, अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संविधान के आधारभूत ढांचे को, किसको? आधारभूत ढांचे को प्रतिकूल प्रभावित करे। क्या करे? प्रतिकूल प्रभावित करे। यानी ऐसा वो कोई संशोधन नहीं कर सकती। और ये सिद्धांत आज तक लागू है। 13 जजों की बेंच बैठी थी, बहुमत का यह फैसला है। और इसमें क्या कहा था कि पार्लियामेंट की अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है, यानी सीमित शक्ति है। और सीमित शक्ति का मतलब यह हुआ कि आप संविधान के आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकते, उसको प्रतिकूल प्रभावित नहीं कर सकते। तो यह बात उस पर क्या हो गई है, अब संसद की जो सर्वोच्चता है किसके आधार पर? अनुच्छेद 368 के तहत उस पर सीमांकन हो गया, उस पर सीमा बंधन हो गया आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का। यह है आज की वस्तु स्थिति। तो आशा करता हूं कि संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के कॉन्सेप्ट को समझते हुए भारत में संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच एक सम्मिश्रण को स्थापित किया गया है। और यह बहुत ही खूबसूरत समन्वय है। भारतीय संविधान निर्माताओं की ये दूरदृष्टि और अंतर्दृष्टि का ये प्रमाण है और उनको सत सत नमन करने का मन करता है कि वो कितने अद्भुत लोग थे। तो आइए यहीं पर आज की ये जो अवधारणात्मक बातचीत है आपकी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को लेकर के, आज के इस टॉपिक पर यहीं पर मैं विराम लेता हूं। फिर उपस्थित होऊंगा इसी तरह के अवधारणात्मक बातचीत को लेकर के। तब तक के लिए विदा लेता हूं। जय हिंद।